Hello friends, my name is Rahul. Today in this video we are going to talk about medieval Indian history. This is my first video on medieval Indian history. So let's start. Medieval Indian history from 8th century to 18th century AD. जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम कंसेप्ट और टाइमलाइन पर विशेष ध्यान देंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन क्या है? तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन है फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी एडी। यानी हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के पीरियड को मेडिवल हिस्ट्री में रखा गया है। इसमें दो हैशटैग के पॉइंट हैं। पहला है द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बिटवीन 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी एडी और दूसरा हैशटैग पॉइंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इंड विद द रूल ऑफ हर्ष। पहले पॉइंट का चर्चा हमने कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इंड विद द रूल ऑफ हर्ष। एंशिएंट हिस्ट्री कब समाप्त होता है? तो 647 एडी में। इसके बाद फिर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हर्ष के बाद मेडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाता है। हर्ष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से पता चलता है कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हर्ष के बाद समाप्त हो जाता है और यहाँ से मेडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच है और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री हर्ष के बाद शुरू होता है और हर्ष का काल 647 एडी में समाप्त हो जाता है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अर्ली मेडिवल पीरियड फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। दूसरा है लेटर मेडिवल पीरियड फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी एडी। तो इस प्रकार मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। पहला है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, जिसे अर्ली मेडिवल हिस्ट्री कहा गया है, और दूसरा भाग है 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, जिसे लेटर मेडिवल हिस्ट्री कहा गया है। तो सबसे पहले हम 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का इतिहास जानेंगे और इस काल में हम नॉर्थ इंडिया के इतिहास और साउथ इंडिया के इतिहास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडियन किंगडम्स को जानेंगे। नॉर्थ इंडिया में राजपूत वंशों का शासन था, तो हम सबसे पहले राजपूत वंश देखेंगे, क्योंकि हर्ष के बाद उत्तर भारत राजपूतों के हाथ में ही रहा है। हर्ष की मृत्यु 647 में हो गया था और इसके बाद राजपूत काल शुरू हो जाता है। हर्ष के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करके ज़रूर देख लें। तो चलिए 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का इतिहास को जानते हैं। द नॉर्थ इंडियन किंगडम्स में राजपूत काल को पढ़ेंगे, जिसका काल 647 एडी से 1200 एडी तक है। जैसा कि हम आपको एक बार बताना चाहेंगे कि हम अर्ली मिडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं और राजपूत काल भी 647 एडी से 1200 एडी तक है। ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। तो आइए सबसे पहले ओरिजिन ऑफ राजपूत जान लेते हैं। इसके लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है फॉरेन ओरिजिन। इसमें कहा जाता है कि राजपूत शक, कुषाण और हुण के वंशज थे। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि शक, कुषाण और हुण भारत में अस्थायी रूप से बस गए थे, तभी इनको हिंदू समाज में शामिल कर लिया गया था और इनको क्षत्रिय वर्ण में रखा गया। चूँकि ये विदेशी थे, इसलिए इन्हें राजपूत का दर्जा दिया गया और इसे क्षत्रिय वर्ण में रख दिया गया। इस प्रकार कहा जाता है कि राजपूत शक, कुषाण और हुण के वंशज थे। राजपूत फॉरेन ओरिजिन के थे। इसके समर्थक में स्मिथ हैं, विलियम ब्रूक हैं और टॉड हैं। राजपूत फॉरेन ओरिजिन के थे, इसके लिए एक और तर्क दिया जाता है। दूसरे तर्क में यह कहा जाता है कि राजपूत गुर्जर फैमिली से बिलोंग करते हैं और गुर्जर फॉरेन ओरिजिन के थे।
जो सेंट्रल एशिया से आकर भारत में बसे थे और राजपूत इन्हीं के वंशज हैं। राजपूत फॉरेन ओरिजिन के हैं, इसके लिए हमने दो तर्क देखा। पहला है कि राजपूत शक, कुषाण और हूण के वंशज हैं, और दूसरा है कि राजपूत गुर्जर्स के वंशज हैं। तो इस प्रकार यह कहा जाता है कि राजपूत फॉरेन ओरिजिन के हैं। इंडियन ओरिजिन, यह दूसरा सिद्धांत है। हमने अभी पहला सिद्धांत देखा कि राजपूत फॉरेन ओरिजिन से बिलोंग करते थे। अब हम दूसरा थियरी पे आ गए हैं, इंडियन ओरिजिन। राजपूत इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे, इसके लिए भी दो तर्क दिए जाते हैं। पहला है डिसेंडेंट्स ऑफ द एंशिएंट ब्राह्मण और क्षत्रिय फैमिलीज। इसका मतलब है राजपूत एंशिएंट ब्राह्मण और क्षत्रिय फैमिली के वंशज हैं। इस सिद्धांत को कि राजपूत इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके समर्थक है पंडित गौरीशंकर ओझा, आरसी मजूमदार, डॉक्टर हरिराम और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो यह था पहला तर्क। अब आते हैं दूसरे तर्क पर। दूसरे तर्क में यह कहा जाता है कि पुराण और बाणभट्ट के हर्षचरित्र के अनुसार राजपुत्र शब्द का प्रयोग क्षत्रिय राजाओं के पुत्रों के लिए किया जाता था। यही शब्द कालांतर में राजपूत बन गया। इसीलिए यह कहा जाता है कि राजपूत क्षत्रिय राजाओं के पुत्र थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजपूत इंडियन ओरिजिन के थे, क्योंकि ये या तो ब्राह्मण फैमिली के वंशज थे या क्षत्रिय फैमिली के वंशज थे। और यह भी कहा जाता है कि पुराण और हर्षचरित्र में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। राजपुत्र का मतलब होता था क्षत्रिय राजाओं के पुत्र, जो वहीं कालांतर में राजपूत बन गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थियरी, ओरिजिन ऑफ सैक्रिफिशियल फायर पिट। यह तीसरा और लास्ट थियरी है। इसमें यह कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुआ था। अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले राजपूत इस प्रकार हैं: प्रतिहाराज, चालुक्याज, परमराज एंड चहमनाज हैं। इस प्रकार हमने राजपूत ओरिजिन के 3 सिद्धांत पढ़े, जो इस प्रकार है: फॉरेन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, तीसरा और लास्ट ओरिजिन ऑफ सैक्रिफिशियल फायर पिट। राजपूत की उत्पत्ति पढ़ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। द क्लैंस ऑफ राजपूत। वैसे तो राजपूत के कुल वंशज 36 थे, लेकिन हम केवल 9 को ही पढ़ेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला है द प्रतिहाराज ऑफ अवंती, दूसरा है द पलाज ऑफ बंगाल, तीसरा है द चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर्स, द गढ़वाल्स और राठौर्स ऑफ कन्नौज, पांचवा है द गोहिल्स और सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, छठवां है द चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, सातवां है द परमराज ऑफ मालवा, आठवां है द सेनाज ऑफ बंगाल, नौवां है द सोलंकीज ऑफ गुजरात। तो ये कुल 9 क्लैंस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। और एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप जब भी कुछ पढ़ें तो उसको आप फ्रेज में पढ़ें, उसे आप सिंगल वर्ड में ना पढ़ें। सिंगल वर्ड का मतलब है सिर्फ एक वर्ड, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है द प्रतिहाराज ऑफ अवंती। तो यहाँ पर सिंगल वर्ड नहीं है, यह एक फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर हम यहाँ पर सिर्फ प्रतिहाराज लिख देते तो सिर्फ हम प्रतिहाराज वर्ड से ही परिचित होते, लेकिन हमने यहाँ पर द प्रतिहाराज ऑफ अवंती लिखा है। हमने यहाँ पर लोकेशन को भी बता दिया है, तो इससे हमें सिंगल वर्ड के साथ साथ अदर वर्ड भी याद हो गए। इसीलिए आप सिंगल वर्ड ना लिख करके आप फ्रेज में लिखा करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। दोस्तों, अब हम इन 9 राजपूतों को मैप में देखने वाले हैं। तो एक बार फिर से इन 9 राजपूत वंशों को देख लेते हैं, तब फिर मैप पर चलते हैं। तो पहला है द प्रतिहाराज ऑफ अवंती। अगर हम आपसे यह पूछें कि प्रतिहार मेन रूप से कहाँ के थे, तो ये अवंती के थे। और अवंती कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिहार अवंती के थे और अवंती मध्य प्रदेश में था।
अवंती मैप में कहाँ है, इसको हम अभी मैप में देखेंगे। दूसरा है द पलाज ऑफ बंगाल। तो बंगाल से तो आप सभी लोग परिचित हैं, तो इसको हम डायरेक्ट उसी में देखेंगे, मैप में ही। आगे बढ़ते हैं। द चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। द चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। इन्हें दिल्ली और अजमेर का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले ये अजमेर में अपना सत्ता स्थापित करते हैं, फिर बाद में ये दिल्ली को भी अपने सत्ता में शामिल कर लेते हैं और दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। चौथा है द गढ़वाल्स और राठौर्स ऑफ कन्नौज। तो गढ़वाल्स या राठौर्स कहाँ के थे? कन्नौज के। ये कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पांचवा है सिसोदियाज ऑफ मेवाड़। ये सिसोदिया वंश मेवाड़ के थे। मेवाड़ राजस्थान में स्थित है। छठवा है द चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड। तो चंदेल वंश कहाँ के थे? बुंदेलखंड के थे, और बुंदेलखंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सातवां है द परमार्स ऑफ मालवा। तो परमार्स कहाँ के थे? मालवा के थे। तो परमार्स कहाँ के थे? मालवा के थे, और मालवा कहाँ पर स्थित था? मध्य प्रदेश में। आठवां है द सेनाज ऑफ बंगाल। तो सेन वंश कहाँ पर स्थित था? बंगाल में। नौवां है द सोलंकीज ऑफ गुजरात। तो सोलंकी वंश कहाँ के थे? गुजरात के थे। सोलंकी वंश कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो ये 9 राजपूत वंश हैं जिन्हें हम अभी मैप में देखेंगे, फिर इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए इन्हें मैप में देखते हैं। तो ये है इंडिया का मैप, इसे जूम कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इन राजपूत वंशों का शासन कहाँ कहाँ पर था। तो पहला था प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार वंश ये है। दूसरा है पाल वंश। पाल वंश ये है जो कि बंगाल में है। प्रतिहार वंश कहाँ पर है? ये प्रतिहार कहाँ के थे? अवंती के थे, और ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पर थे? प्रतिहार वंश मध्य प्रदेश के थे। और पाल वंश कहाँ के थे? बंगाल के थे। चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। तो चौहान पहले यहाँ पर थे, यहाँ पर शासन अपना स्थापित किए थे, फिर बाद में दिल्ली को भी अपने साम्राज्य में मिला लिए थे और इसी को अपना राजधानी बनाया था। चौथा वंश है गढ़वाल्स या राठौर्स। तो राठौर्स कहाँ के थे या गढ़वाल्स कहाँ के थे? कन्नौज के थे। ये कन्नौज कहाँ पर उपस्थित था या कहाँ पर स्थित था? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। पांचवा वंश है द सिसोदियाज ऑफ मेवाड़। तो मेवाड़ कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है मेवाड़। ये मेवाड़ किस राज्य में स्थित था? तो राजस्थान में स्थित था। तो छठवां राजपूत वंश कौन सा था? चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड। तो चंदेल का शासन कहाँ पर स्थित था? बुंदेलखंड में। तो ये चंदेल कहाँ पर मैप में है? तो यहाँ पर है। ये चंदेल बुंदेलखंड के थे, और ये बुंदेलखंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब आते हैं सातवें राजपूत वंश पर। सातवां राजपूत वंश द परमार्स ऑफ मालवा। तो परमार्स का शासन कहाँ पर था? यहाँ पर था। ये परमार्स का शासन था। आठवां राजपूत वंश है द सेनाज ऑफ बंगाल। तो ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो अब बंगाल कहाँ पर था? यहीं पर था। ये एरिया बंगाल का ही है। तो यहाँ पर कौन रहते थे? कौन शासन करते थे? सेन वंश। नौवां वंश है द सोलंकीज ऑफ गुजरात। तो ये सोलंकीज कहाँ के थे? गुजरात के थे, और ये कहाँ पर हैं? यहाँ पर है मैप में। आइए एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। अवंती के प्रतिहार यहाँ पर हैं। बंगाल के पाल यहाँ पर हैं। अजमेर के चौहान्स यहाँ पर हैं। कन्नौज के गढ़वाल्स यहाँ पर हैं।
मेवाड़ के सिसोदिया वंश यहाँ पर हैं। बुंदेलखंड के चंदेल वंश यहाँ पर है। मालवा के परमार वंश यहाँ पर स्थित था, शासन करता था। बंगाल के सेन वंश यहाँ पर था। और सोलंकीज वंश जो कि गुजरात में स्थित है, ये यहाँ पर है। तो इस प्रकार हमने मैप में इन 9 वंशों को देख लिया है, 9 राजपूत वंशों को देख लिया है। अब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।